नमस्कार दोस्तों, AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज जो है चर्चा का विषय है कि आरक्षण को बनाया सियासी खेल और पिछड़ा वर्ग SC ST OBC को कर दिया गया फेल। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय राजेंद्र साहब सर, जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में सीनियर अधिवक्ता हैं। और सर जो है आज का जो विषय है, ये आरक्षण को सियासी खेल बना करके और SC ST OBC को साथ में लेकर के क्या किया गया, इनको जो है उनका हक अधिकार आज तक नहीं दिया गया। इनको इस तरह से बना दिया गया है, ना तो इधर के रहे ना वो इधर के रहे, एक तरह से उसको सियासी शिकंजे में फंसा दिया गया है। सर, मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले आपको साहब से जानना चाहता हूँ, सर, ये आरक्षण का जो इतिहास है, उसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, वो कैसे जो है हमको मिला था, और फिर हम आगे इसके विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। आदरणीय राजेंद्र साहब सर। थैंक यू डॉक्टर जी सिंह, आज का मुद्दा उठाने के लिए। जी, जो आरक्षण पर बहुत चर्चा हुई है और हो भी रही है, लेकिन जो उसका मकसद था, लक्ष्य था, उसे कहीं न कहीं लोग डिरेल कर दिया है। उस लक्ष्य और मुद्दे को जो है कहीं न कहीं लोग जो है उसको कूड़े में डाल दिया है, और उसका असली मकसद जो है वो लोगों को सामने नहीं आने दिया जा रहा है। अभी जो आपने आरक्षण के इतिहास के बारे में कहा, तो जब जब लोगों ने इसको ईमानदारी से काम किया है इस पर, तो वहाँ इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सबसे पहले आरक्षण की शुरुआत जो है साहू जी ने किया था 26 जुलाई 1902, से 118 साल पहले उन्होंने किया, और उस आरक्षण के बहुत अच्छे परिणाम आए। ऐसा परिणाम आया कि उस समय कोल्हापुर राज्य जो था, राजशाही होते हुए भी देश में एक लोकतांत्रिक राज्य बन चुका था। और अंग्रेज इतने प्रभावित हुए उनके इस व्यवस्था से कि अंग्रेजों ने भी जो है बाद में इस तरह की व्यवस्था लागू करना शुरू कर दिया भारत में। जो ये कल्पना थी आरक्षण का, ये एक्चुअली ज्योतिबा फूले की सोच थी। 1881 में उन्होंने इस बात की कल्पना सोची थी, और इस बात को उन्होंने साहू जी महाराज को बताए थे, और साहू जी महाराज ने लागू किया 1902 में। और उसके बाद ये सारी बातें जब अम्बेडकर जी देखे तो उन्हें पता चला, और इन बातों को उन्होंने अंग्रेजों के सामने जब रखा प्रतिनिधित्व के सवाल पर, तो अंग्रेज इस सभी बातों से बहुत खुश हुए और उनको भी आया एक बहुत अच्छी व्यवस्था की बात अम्बेडकर जी कह रहे थे। और उन्होंने भी है कम्युनल अवार्ड के रूप में 1932 में कानून पास किया, फिर 1935 के जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसको लागू भी किया, और उसी तरह से जो है संविधान में बाबा साहब ने हमें प्रावधान किया आरक्षण का। देखिए, आरक्षण करीब करीब विश्व के हर देशों में लागू है। अमेरिका में अभी भी जो है, जो 1862 में ही इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि अमेरिका के हर भाग में, चाहे वो शासनिक हो, प्रशासनिक हो, न्यायिक हो, या आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर जगह यहाँ पर ब्लैक जो हैं, काले लोग हैं, उनको आबादी के हिसाब में वो दिखना चाहिए। उसका नतीजा ये है कि आज वहाँ पर कोई भी आप ले लीजिए क्षेत्र, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, प्रतिनिधि का मामला हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे वहाँ का सामाजिक संगठन हो या आर्थिक संगठन हो या राजनीतिक, हर जगह ब्लैक आपको 14% वहाँ लेने पड़ते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के निजी संस्थाओं में भी कालों को रखना है 14%, और उसकी रिपोर्ट देना पड़ता है हर साल उन्हें। उसी रिपोर्ट के बेस पर कंपनी को बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है, बहुत सारे छूट भी मिलती है। जो अगर इसका पालन नहीं करता है उसे दंडित भी किया जाता है वहाँ। तो ये देखिए, आरक्षण जो है ये आपको फॉरवर्ड ब्रेक भी है और बैकवर्ड भी है, दोनों तरह से है। ये गियर है, दोनों तरफ काम करता है, आगे बढ़ाने का काम। और जो लोग इसका विरोध कर रहा है, अगर वो आदमी व्यक्ति, उसका समाज एक दिन मान लीजिए कि राष्ट्र की मुख्य धारा से पिछड़ जाता है,
जी तो उसको फिर यही सिस्टम, इसी आरक्षण के तहत उनको भी आरक्षण दे करके आगे लाया जा सकता है। ये नहीं कि आज ये SC ST OBC के लिए है, आज ये आरक्षण किसी के लिए भी काम कर सकता है। जो आज बहुत क्या कहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा होने के बाद भी कल अगर ऐसी परिस्थिति बने तो उसका प्रतिनिधित्व नगण्य हो जाए, तो वो इसी आरक्षण के मदद से चाहें तो वो भी ले सकते हैं इसका। ऐसा नहीं कि ये किसी जाति विशेष या वर्ग के लिए है, ये सबके लिए। ये संवैधानिक व्यवस्था जो है वो ऐसा बनाया गया है कि इसमें आपको सबको कुछ न कुछ मिलेगा, किसी खास एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए, एक जाति के लिए यहाँ नहीं है। इसमें व्यवस्था सभी लोगों के लिए है। जी से जो उन्नतिशील देश है, प्रगतिशील देश है, विकसित देश है, वहां पर आरक्षण जो है एक अफर्मेटिव एक्शन के तौर पर लिया जा रहा है उसको। यहाँ तक कि अगर काले के संस्थान है वहां पर, अगर काले लोगों का संस्थान है, तो उसमें गोरों को प्रतिनिधि देने के लिए वहां भी इसका व्यवस्था किया गया है। तो गोरे लोग भी जो है वहां पर इस अफर्मेटिव एक्शन के तहत काले के संस्थानों में भी वो जगह पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफा होता है, दो तरफा काम करता है। तो इसको बहुत ही ऐतिहासिक चीज है, ये इतिहास में भी ऐसी बातें रही है और वो आज भी उतने ही लोगों के लिए कारगर है जितना ये पहले कारगर होता था, बशर्ते कि इसका मतलब को लोग समझे। जो हमारे यहाँ लोग हैं वो आरक्षण को एक गलत ढंग से सोचते हैं, समझते हैं, जिसकी वजह से आज आरक्षण का जो है मतलब कि बदनाम हो रखा है। अन्यथा यह तो एक बहुत ही प्रावधान है संविधान का या और शासन का भी। अगर इसको अच्छे से लागू किया जाए तो इससे देश की प्रगति भी होगी और इससे तरक्की भी होगी। अभी देखिए मनमोहन सिंह के सरकार के समय जब उन शिक्षा में लागू किया आरक्षण को, अर्जुन सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, तो उसके बाद ये GDP आपको 10% से ऊपर पहुंच गया, क्योंकि 52% की भागीदारी जैसे बढ़ी देश में, एक बारगी ये हर चीज जो है डबल होने लग गया। 5-6% का जो GDP हुआ करता था वो आंकड़ा अब सीधे 10 को पार कर गया, 10% आगे बढ़ गया। क्यों? 52-54% लोगों की भागीदारी एक बार की बढ़ने लग गई थी। तो इसलिए आरक्षण का मुद्दा लोगों ने इसको एक राजनीतिक बना लिया है, इसको एक तरह से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या समाज में इसको जो है गलत धारणा के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन अगर सही मायने में इसका उपयोग शासनिक, न्यायिक तौर पर किया जाता तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आज देश के सामने होता। तो ये आरक्षण का इतिहास है, बहुत आपको बताया मैंने। अभी अभी आप बता रहे थे कि जो है ना कि ज्योतिराव फुले के एजेंडे को जो है साहू जी महाराज ने अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया, और जिस समय साहू जी महाराज ने जो है अपना प्रतिनिधि दिया था, तो उस समय जो है आप बता रहे कि जब उन्होंने ये प्रक्रिया लागू की थी तो जो है एक तरह से एक लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा ही उनके राज्य में झलकने लगी थी, और साथ ही साथ अंग्रेज शासकों ने भी इस बात को जो है उनकी सराहना किया था, सामाजिक न्याय के एजेंडे को। और इस तरह से जो ना आप बता रहे हैं कि जो है आरक्षण जो है ये आज इसको गलत ढंग से लेगा, जबकि ये हिस्सेदारी है। और हमें समझता हूँ हिस्सेदारी तो शासन में, प्रशासन में, देश के जितने भी साधन संसाधन है उसमें रोजी रोजगार, धन, धरती और नौकरियां भी सब में इसका होना चाहिए था। तो सर ये जो है अगला सवाल मेरा ये है आपसे, जैसे आज के विषय से जुड़ा हुआ है कि इसमें जो सियासी दांवपेच है और इसके साथ साथ जो है न्यायिक फरमान क्या क्या इसमें लगाए गए, सियासी दांवपेच क्या है और न्यायिक फरमान क्या क्या है इसमें, क्योंकि संविधान में तो आपने बताया बाबा साहब ने 1950 से ही प्रावधान कर दिया गया है इसमें हिस्सेदारी के रूप में, और उन पर चर्चा पहले हो भी चुकी है कई बार। तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो सियासी जो दांवपेच है आरक्षण को लागू करने में, आरक्षण को लागू नहीं करने में, और आरक्षण के जरिए इन SC ST OBC के लोगों को उन्हीं के द्वारा प्रताड़ित करने में जो सियासी दांवपेच चले हैं आज तक 1950 से लेकर के, और उसके साथ साथ न्यायिक जो जो फरमान जारी हुए उनके बारे में जो है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी सर। हाँ, ऐसा है प्रोफेसर साहब, इस देश में आवाज बंद हो गई सर, आवाज बंद हो गई। जी जी आवाज बंद हो गई सर।
ये व्यवस्था जो है हमेशा जी 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 जी। आवाज आ रही है? आ गई आ गई आ गई। हाँ, तो जो व्यवस्था हमारे देश में है वो ब्राह्मणी और सामंतवादी व्यवस्था है। यह जो है एक शोषणवादी व्यवस्था है और अपने श्रेष्ठता को लेकर के अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए रखने के लिए यह जो सामंतवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं ये नहीं चाहते हैं कि देश में कोई ऐसी व्यवस्था आए जो लोगों को समानता दे, न्याय दे, सबके बीच में स्वतंत्रता लाए, सबके बीच में भाईचारा लाए। वो नहीं चाहता है। संविधान बनाने के समय ही इन सभी बातों का बहुत पुरजोर विरोध किया था इन लोगों ने, लेकिन शर्मिंदगी भी थी उनके साथ कि अगर ये नहीं मानते तो, क्योंकि उसमें अंग्रेज जो थे वो उन्होंने कहा था कि आप एक संविधान बनाइए, जब तक संविधान का प्रारूप नहीं देंगे हम हमें तब तक आपको आजादी नहीं दूंगा। तो इनको आजादी भी लेना जरूरी था और संविधान बनाने के बाद तो इनको आजादी भी नहीं मिल पाती। तो इनके गले की ये हड्डी बन चुकी थी कि सत्ता के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करना जरूरी था और वो प्रारूप भी ऐसा होना था जो अंग्रेजों को पसंद भी आए। तो इसी वजह से संविधान ये बन पाया। अगर ये नहीं होता तो शायद ये संविधान भी नहीं बन पाता और ऐसा रूप भी नहीं होता। तो वही कहीं न कहीं तो आपका सामंतवादी व्यवस्था जो शुरू से चला आ रहा है, शोषणवादी व्यवस्था, तो वो अपने पर लोगों को लाना नहीं चाहता है, ना उनको वो सुख सुविधा, वो बराबरी का हक दर्जा देना चाहता है। अब जो सामंत लोग हैं वो यहाँ के लोगों को, जो खास करके दलित पिछड़े और खासकर अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको वो मुफ्त में काम कराते हैं, उनको खाना ढंग से नहीं देते थे। वो बहुत किया तो चलो उनको पेट भर रोटी या चावल दे दिया। तो ये परिस्थिति है इनके सामंतवाद। तो वो इसे छोड़ना नहीं चाहते। फिर जो ब्राह्मणी व्यवस्था है वो अपनी श्रेष्ठता उचितता रखने के लिए समाज में ये था, तो समाज में अगर कोई गलत भी काम करता था ब्राह्मण, जैसे आपने पिछली बार बताया था वो तापत वाली एक चौपाई सुनाया था आपने। सापत ताड़त परुष कहा पूजे विप्र गाँव ही संत पूजे ही विप्रशील गुणहीन ने पूजे शुद्ध गुण ज्ञान प्रवीणा, ये बात कही थी जी। हाँ, तो वो जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था वो अपनी श्रेष्ठता इस कदर रखना चाहता है कि अगर वो मूर्ख भी है, बलात्कारी भी है, तो भी अपने को महान कहलाना चाहता है और उसको इसके लिए कोई दंड नहीं दिया जा सकता है। तो इन सभी बातों को रखते हुए वो कभी नहीं चाहता था कि एक ऐसी व्यवस्था आए देश में जो समानता पर हो, न्याय पर हो, स्वतंत्रता पर हो और बंधुता पर आधारित हो। वो कभी नहीं चाहता है कि जनतांत्रिक लोकतांत्रिक संप्रभुत्व देश बने। वो हमेशा अपनी प्रभु सत्ता, अपनी जो है आजादी को और अपनी सत्ता को ही स्थापित करना चाहता रहा है देश में हमेशा के लिए। तो इस वजह से उन्होंने कभी इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है, ना स्वीकार करने दे रहा है। अब चूंकि देश जब आजाद हुआ तो सत्ता फिर उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया, चाहे वो कांग्रेस के रूप में आया हो या अब बीजेपी के रूप में आया है या बीच में कभी कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर के चलाया हो। तो ये देखिए इनका जो है नाम कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो या बीजेपी हो, लेकिन तीनों में जो संचालन करता है, जो तीनों को कंट्रोल करने वाला, वो है कौन? वो वही ब्राह्मण जो है ठाकुर या सवर्ण समुदाय के लोग हैं जो इन तीनों को चला रहे हैं। अब कांग्रेस एक समय अच्छा हुआ करता था, क्यों? उसके प्रधानमंत्री ब्राह्मण थे, उसके सारे मंत्रिमंडल में पंत होते थे, चक्रवर्ती राजगोपालचारी हुआ करता था, राधा कृष्णन उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करता था, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करता था। तो उसी के जो भी लोग थे सवर्ण या ब्राह्मण समुदाय के लोग मुख्यमंत्री होते थे, मंत्री होते थे, कैबिनेट होते थे, ब्यूरोक्रेट्स होते थे, राजदूत होते थे, जज होते थे। तो वही सारे हुए। तो उनको कांग्रेस इसीलिए लगी उस समय, जब उनका सब जगह हिस्सेदारी था, भागीदारी था, तो वो कांग्रेस ठीक लगा। फिर बीच में के मिलकर साथ किया, तो कम्युनिस्ट में भी जो है कौन थे, या तो उधर ज्योति बसु हो या उन्हीं के और लोग भी, आज सीताराम येचुरी रहे हों या प्रकाश करात रहे, सब समाज के लोग आते हैं।
तो वो किसी न किसी रूप से बेशक पार्टियों के नाम हो, लेकिन आज वही लोग हैं जो जी किसी न किसी तरह नियंत्रण कर रहे हैं पार्टी के नाम पर। आज बीजेपी में लीजिए तो वही शुक्ला है, वही त्रिवेदी है, वही द्विवेदी है, वही आपका जो है उसमें बहुगुणा है। तो जी कहीं न कहीं आज उनके ही वंशज ये बीजेपी में है। आज जी बीजेपी जहाँ हुई है वहाँ का मुख्यमंत्री कोई ठाकुर बनेगा या ब्राह्मण बनेगा, कोई सवर्ण बनेगा। एक ओबीसी भी उसका नहीं बन सकता आज के दिन, एक एससी भी नहीं बन सकता। कहने को राष्ट्रपति बना दिए हैं और प्रधानमंत्री बना दिए, लेकिन उनका बाकी सारा काम जो है वो सवर्ण ब्राह्मण केंद्रित हो रहा है। चाहे वो लेटरल एंट्री ले रहा हो, चाहे वो जज की नियुक्ति कर रहा हो, चाहे वो नौकरशाह की नियुक्ति कर रहा हो, चाहे वो प्रोफेसर की या वीसी की नियुक्ति कर रहा हो। अब तो ये हाल कर दिया है कि जो ओबीसी को आरक्षण मिल रहा था पहले से, वो आरक्षण अब जो है उनकी जो है जीरो कर दिया जा रहा है, और उनका कैटेगरी दिखाया जा रहा है कि ओबीसी में फार्म भरिए, लेकिन आपके सामने सीट जीरो है, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होना है फार्म भरने के बाद भी। तो इस तरह के जो है चल रहे हैं सियासी तौर पे भी। और अभी देखिए अंग्रेजों के टाइम में जो है ब्राह्मणों की जो है आपके जो ये साहू जी महाराज ने कर दिया था उनका लिमिट। धीरे धीरे अंग्रेजों ने उनकी संख्या 3% कर दी हर जगह, चाहे वो जुडिशरी हो या जो ब्यूरोक्रेट्स हो या और भी महकमा हो। अंग्रेजों की संख्या कर दी थी। उसमें मुसलमान 35% हुआ करते थे हर जगह का, वो 35% करता था। तो ये लोग देखिए आज 70% सिर्फ ब्राह्मण हर जगह भरे पड़े हुए हैं। कैसे हो गया? वो अब 2% पर आ गया, वो मुस्लिम 1.5-2% पर आ गया है। तो ये चीजें कैसे बदल गई? उस समय कम से कम मुस्लिम समाज के और कास्ट समाज के लोग इतने तो ईमानदारी रखते थे कि लोगों का काम होता था, लेकिन आज ब्राह्मण समाज घर कर गया है। और अंग्रेजों ने प्रीवियस काउंसिल में बात कही थी कि ब्राह्मणों में जो है न्यायिक चरित्र की कमी है और इनमें ईमानदारी की कमी है, तो जिसकी वजह से इनको शासन प्रशासन पर इनका एकाधिकार रहना ठीक नहीं है। इससे व्यवस्था हमारा चल नहीं सकता है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने जो है इस तरह की व्यवस्था लाई थी अंग्रेजों ने। आज देखिए वो लोग जो है आपको वीसी बना हुआ है, प्रोफेसर बना हुआ है, जहां जहां डिसीजन मेकिंग पोस्ट है वो सब जगह उन्होंने अपना कर लिया है। अभी न्यायालय की बात आप देखते हैं तो उन्होंने देखा कि संविधान में व्यवस्था है अब सबको भागीदारी की, तो इस भागीदारी को रोकने के लिए उन्होंने एक नया सिस्टम ले आया, कॉलेजियम सिस्टम। अब कॉलेजियम सिस्टम एक संविधान विरोधी व्यवस्था है, एक और संवैधानिक व्यवस्था है। अब उस व्यवस्था है ये लोग एक जाति एक वर्ग के लोगों को ला रहे हैं और उसमें भी कुछ परिवारों के लोगों को ला रहे हैं ताकि उनका वहां मोनोपोली बना रहे, और उस मोनोपोली के वजह से आपके खिलाफ जजमेंट दे सकें, संविधान विरोधी जजमेंट दे सकें। सरकार अगर कोई काम करना चाहे तो उसके खिलाफ भी ऑर्डर पास करके उसको रोक सके। अगर कल को बहुजन की सत्ता आ जाती है SC ST OBC की, तो उस सत्ता को कैसे नियंत्रित रखना है, कैसे डिरेल करना है, ये अब जुडिशरी करने लग गया है। तो जुडिशरी का मकसद था कि आप अपने कानून की व्याख्या कीजिए, इसके सिवा और कुछ नहीं था उनको, और उसके हिसाब से आप फैसला दीजिए। लेकिन अब वो काम करने के बजाय अब ये कानून बनाने लगे हैं, ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस की तरह ऑर्डर पास करने लग गए हैं ये। तो अब कहीं ना कहीं जुडिशरी भी एक के दायरे में अब जो है विवाद के दायरे में आ चुका है और संविधान के खिलाफ काम करने पर तुला हुआ है। तो जिसकी वजह से आज पूरे देश में अफरा तफरी मचा हुआ है, खास करके आरक्षण के मामले में। आप देखिए कि 70 साल से ST ST का रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन ये और नौकरशाही की वजह से, शासन की वजह से अभी तक उनका 15% और 7.5% ABCD ग्रेड में पूरा नहीं हुआ। 27 साल OBC आरक्षण हो गया, अभी भी ABCD में जो है चारों जगह
27% में मुश्किल से 10% ओबीसी का जो है कोटा पूरा नहीं हुआ। और वहीं दूसरी ओर अब इसको हटाने का नया षड्यंत्र रचा जा रहा है कि क्रीमी लेयर जो है पहले लाया, अब क्रीमी लेयर में कह रहा है कि उसमें कृषि आय और वेतन आय जोड़ा जाएगा। पहले ये दोनों आय इसमें जोड़ा नहीं जाता था। तो पहले तो इसमें बी जो ग्रेड थे उसमें से बी तक के लोगों को मिल जाता था फायदा इसमें, क्योंकि ए ग्रेड वालों को रोक थी, बाकी बी ग्रेड वालों को भी प्रोविजन था कि नॉन क्रीमी लेयर में आ सकते थे वो। अब कह दिया गया कि वेतन और कृषि की आय जोड़ी जाएगी, तो वेतन का अगर जोड़ा जाता है तो डी कैटेगरी के लोग भी जो है अब वंचित रह जाएंगे, तो वो आरक्षण में नहीं जा पाएंगे और वो में चले जाएंगे। तो जो आज 7, 8, 10% सीटें भर रही थी, तो वो क्रीमी लेयर के दायरे में वो लोग आ जाएंगे, तो उनसे भी सीट खाली हो जाएगी। पूरा 27% जाएगा, वो इसमें से 1-2% भी भरना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की जो है सियासी को जो है किसी न किसी इसको डीरेल करने का, इसको रोकने का एक दुष्चक्र किया जा रहा है। जी, जैसे ये कहें आजकल जो बातें, जो सियासी बातें हो रही है इस पर जो है, मतलब राजनीतिक सत्ता के आधार पर जो है जो बातें आ रही हैं, ये जो जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो है इस आरक्षण को लागू करने के लिए उसने हीला हवाली किया, और इसी के साथ साथ जो है क्या किया, जब भी कोई कानून बनाया जाता था, जब भी आरक्षण देने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाती थी, तो जनता में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता था उसी बीच में। जैसे मैं यहाँ जिक्र करूँ इस बात का कि जब शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए सन 2005 में जो 15/5 जोड़ा गया था, तो जिससे कि उच्च शिक्षण संस्थानों में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके, तो उसके लिए देश के विभिन्न हिस्सों में जो है बहुत बड़ा आंदोलन हो गई। यहाँ तक कि जो एम्स के जो डॉक्टर बैठते हैं वो भी आंदोलन पे चले गए, और उसके बाद वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में कई साल तक रहा। तो 10 अप्रैल 2008 को उन्होंने फैसला दिया, वही क्रीम लेयर के साथ 27% आरक्षण मिलेगा, ओबीसी बढ़ा के मिलेगा, तमाम तरह का फैसला दिया। तो एक मैं आपसे ये मेरा जानने का मकसद ये है, जैसे सियासी हलचल एक तरफ होती है, सियासी खेल अलग खेला जाता है, उन्हीं के लोगों के द्वारा सियासी खेल बनाया जाता है और उन्हीं के द्वारा वो कोर्ट में ले जाया जाता है। अगर कोर्ट में बैठा हुआ वो जज जो है इस तरह के फैसले देता है, तो जो फैसले आए हैं उनमें भी कोई सार्थक रिजल्ट जो है नहीं दिखाई दे रहा। तो ये न्यायिक हलचल जो होती है, जो न्यायिक फरमान होते हैं, तो इनको और थोड़ा सा विस्तार से मैं जानने का प्रयास करूंगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ से लेकर के और आज जो नए नए तरीके के फैसले दिए हुए, इन पर गौर करना चाहता हूं मैं, आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। जी हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जो शासक वर्ग है वह अपने वोट बैंक के चक्कर में वो कुछ कानून ले आते हैं, कुछ प्रावधान को लागू कर देते हैं, अब फिर उसे रोकने के लिए एक तरह से नए हथकंडे अपनाते हैं। खुद अपने लोगों को वो कोर्ट में खड़ा कर देते हैं और उनके थ्रू जो है वो एक याचिका डलवा देते हैं ताकि ये लागू ना हो सके, और फिर वो बरसों तक वो चलता रहता है केस मुकदमा कोर्ट में। अब कांग्रेस के टाइम में देखिए सीताराम केसरी जी थे समाज कल्याण मंत्री, तो उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी से उसको केस को डील किए और 2 साल में निपटा करके कोर्ट से डिग्री करवा करके उन्होंने इसे लागू किया। और जो उसका प्रोविजन था क्रीमी लेयर का, उसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी बैठाई और कमेटी बनवा करके उनसे रिकमेंडेशन करवाए कि क्रीमी लेयर का क्या तरीका हो, तो सारी चीजें करके फिर आगे इसके लागू भी कर दिए उन्होंने। तो सबसे जरूरी है कि जब आपका लोग ज्ञानवान रहेगा, उसको समझ रहेगी इस चीज का, तो वो काम भी उसी तरह से करेंगे। तो वहाँ काम करने के आपके लोग होने चाहिए और उनको इस बात की समझ होना चाहिए। आज जो हमारे समाज कल्याण मंत्री जो हैं, उनको ये व्यवस्था प्रावधान की अच्छी समझ भी नहीं है। मेन बात ये है, उनको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये व्यवस्था किस लिए है। वो सोचते हैं कि हमें मंत्री पद मिल गया तो हमें सब कुछ हो, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि इसका दुष्परिणाम मेरी आने वाली पीढ़ी भी भोगेगी इसको। तो हमारे लोग जो अभी बैठे हैं वो उनको समझ नहीं आ पा रहा इस चीज का। दूसरी बात है कि कभी इस तरह की चीजें लागू हुई है
तो जो विरोधी है वो हमेशा इस तरह को आंदोलन खड़ा कर देते हैं, और उस आंदोलन में जो है उसको भाग लेने वाले हमारे ही अज्ञानी लोग होते हैं। वही लोग जो है आंदोलन और चलाते हैं, उसमें तोड़ फोड़ करते हैं, अपने आग लगा लेते हैं, बाद में पता चला वो खुद इसके जो है लाभार्थी थे। तो अभी जो दिल्ली में हुआ, एक राजीव जल गया था उस केस में मंडल कमीशन के लागू होने पर, बाद में पता चला वो गोस्वामी जो है वो भी इसी का आदमी है। तो उसको ये लोग कैसे ला करके जला देते हैं और फिर और इनको ही भुक्तभोगी बना देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो भी व्यवस्था बनती है, हमारे लोगों में जो बुद्धिजीवी सामाजिक चिंतक हैं, जो न्याय वर्ग के लोग हैं, वो चाहिए कि अपने समाज को इन सभी प्रावधानों से अवगत कराएं, उनको जो है इस चीज का ज्ञान दें, लोगों को जागरूक करें। जब तक जागृति समाज में नहीं आएगी तब तक वो इन चीजों के प्रति आगे नहीं आएंगे, तब तक इनके लिए वो कुछ करेंगे नहीं। बेशक वो लड़ाई नहीं करेंगे, कम से कम विरोध वाला जो आगजनी करते हैं लोग मिल करके उनके साथ, वो तो नहीं करेंगे कम से कम। तो जन जागृति इस तरह से करनी होगी, लोगों को टीच करना पड़ेगा कि ये व्यवस्था जो है आपके लिए है और पूरे व्यवस्था को बदलने के लिए है ये। तो इस तरह की चीजें हैं हमारे। जी, एक बात जहाँ पर देखने को मिली है सर, जैसे मंडल कमीशन ने आरक्षण लागू किया और वो 27% जो है नौकरियों में दिया, और उसी के बाद ये कोर्ट में गया तो कोर्ट ने सबसे पहले स्टे दिया फैसला आने तक जो है। उसके बाद सन 2005 में जो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया उसको भी ये लोग कोर्ट में ले गए और उसके ऊपर तुरंत रोक स्टे दिया, और उसी तरह से जो है फिर और कई साल तक पेंडिंग रह गया। उसके बाद फिर जो है और भी प्रमोशन में रिजर्वेशन वाला जो है फैसला था, उसको भी कई साल तक पेंडिंग किया और आखिर में उसके विरोध में ही गया। और उसी के बाद जो है 10% जो अब गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण आया, ये भी कोर्ट में गया, उस पर इन्होंने ना तो स्टे दिया और बल्कि उसका फैसला भी जल्दी दे दिया गया। तो ये इस तरह से कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है, क्या मुझे ही लगता है या आपको भी ऐसा लगता है कि ये एक न्यायिक फरमान और सियासी दांव पेच ये बना बनाया एक दोनों का एक मिला जुला षड्यंत्र कहीं दिखता है क्या? जी सर। हाँ, ये जो है न्यायालय और शासन का जो एक समझिए मिली भगत है, ये दोनों का एक तरह से मिला हुआ षड्यंत्र चल रहा है। अब देखिए जो इंदिरा साहनी केस आया था उसमें जो 27% जो दिया गया था ओबीसी को, वो न्यूनतम है, वो मैक्सिमम नहीं है। ये तो चाहे अगर सरकार तो जनसंख्या के अनुपात में राज्यों में इससे अधिक दिया जा सकता है। तो उन्होंने लिखा है जजमेंट में कि जो ये 27% है, 52% आबादी को दिया गया है, तो ये केंद्र के लिए लागू है, केंद्र के लिए लागू है, और वो भी ये मिनिमम है इसका, न्यूनतम है इसका, और राज्यों के लिए ये लागू नहीं है। अगर राज्य चाहे, राज्यों के लिए उस हालत में है जब उसका कोई अपनी रिकमेंडेशन या प्रावधान नहीं है तो ये लागू रहेंगे। लेकिन अगर राज्य अगर अपने हिसाब से कुछ प्रावधान करते हैं अपनी जनगणना करा करके, और अब वो चाहे तो ये 27% जो है से ज्यादा दे सकते हैं। अच्छा, कई राज्यों में है वो भी SC ST की संख्या 15 7.5 से ज्यादा है। यूपी में आपको SC की संख्या जो है वो 22% है। आपको पंजाब में जो है 25% SC की संख्या है, और छत्तीसगढ़ में और झारखंड में जो है आपको वहां पर तकरीबन 24-26% ST पढ़ते हैं, वहां पर SC ST मिलकर वहां 36% हो जाते हैं। तो उस हालत में अगर ये जो दिया गया है 50% का लिमिट, ये केंद्र के लिए है। तो केंद्र में क्या होता है कि वो पूरे देश के गणना करता है, तो पूरे देश के गणना करने के बाद वो क्या होता है कि किसी राज्य में SC ST 0 है, किसी स्टेट में OBC 0 है, तो एवरेज उसका जो निकला था वो 15% SC, 7.5% ST और 52% OBC। तो इसलिए उनको 27% OBC देके 50% किया गया। ये केंद्र के लागू है, ये राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब जहां पर ST जो है OBC SC ST 36% झारखंड में और छत्तीसगढ़ में है, तो वहां पर इनको 36% देगा, तो वहां तो OBC न्यूनतम 27% देगा। तो अगर 27% न्यूनतम वहां देता है तो 36 और 27 63 हो जाता है।
वहां पर 63% लागू होगा। अब यही चीज आप देखें, तमिलनाडु में SC ST OBC की संख्या मिलाकर 69% हो जाता है, तो वहां पर 69% लागू है। आपको महाराष्ट्र में 70% लागू है, हरियाणा में 70% लागू है, आपको राजस्थान में 50 के ऊपर क्रॉस कर गया है। तो ये जो में या मध्य प्रदेश में या जो छत्तीसगढ़ में रोक लगाया जा रहा है, तो ये रोक तो एक तरह से लोगों को जो है मतलब कि हरास करने की बात है, किसी के अधिकारों को जबरन रोकने की, उसको छीनने की एक प्रयास चल रहा है। अगर राज्य भी दोषी है, इस तरह से और राज्यों ने अपने डाटा इकट्ठा किए, कमेटी बनाई, उस रिकमेंडेशन लिए और उसको ले जा करके उन्होंने उसको लागू करवाता तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। अब जैसे मराठों के लिए उन्होंने किया, पूरा डाटा इकट्ठा करके लागू करवाया, वो लागू हो गया। तमिलनाडु में, कर्नाटका में जो है SC ST OBC का पूरा डाटा ले गया और उसको रखा कोर्ट के सामने, कोर्ट को बाध्य होकर के मानना पड़ा। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार ने वाकई एक सियासी खेल खेला। अगर इनको सचमुच देने की मंशा होती तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेट हो जाता, कोई बात नहीं। एक प्रक्रिया अपनाते, उसके लिए डाटा इकट्ठा करते और फिर उसको लागू करवाते, तो फिर वो कोर्ट के लिए बाध्यकारी होता ऑर्डर पास करना। तो वो जो है एक राज्यों के लिए एक अपना अपना अलग सिस्टम है, वो चाहे तो 50 से ज्यादा भी कर सकता है, वो अपनी जनगणना के हिसाब से। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं एक जो है सियासी दाव पेच में इसको उलझाया गया है हर जगह। कोई भी पार्टी, कांग्रेस नहीं चाहती कि पूरी अच्छी तरह से लागू हो पाए और ना बीजेपी इसको चाह रहा है कि लागू हो। तो सियासी दाव पेच को उलझा करके और कोर्ट के मामले से ला करके बीच में इसको और उलझाया जा रहा है, उलझा दिया गया है। जी जी जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है कि जो है इसे सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह का हो रहा है। तो एक हमारे दर्शक है, सवाल लिख रहे हैं, उनका कहना यह है कि क्या आरक्षण देने के लिए सरकार ने कोई एक्ट बनाया? यदि एक्ट बनाया तो क्या, कौन सा एक्ट बनाया? यदि नहीं बनाया तो क्या इनकी मानसिकता आरक्षण देने की थी या नहीं थी? एक्ट के बारे में जानना चाहता है। आरक्षण देने के लिए एक्ट भी बन सकता है या आपका जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी पास हो सकता है। आपका जो CBI का चल रहा है देश में, ये 1962 में एक CBI जो होम मिनिस्ट्री का एक ऑर्डिनेंस है, गृह मंत्रालय का अध्यादेश के माध्यम से आपका CBI चल रहा है। अगर आप एक्ट की बात करें तो CBI आपका आज एक तरह से गैर कानूनी हो जाएगा और CBI का किया हुआ सारा काम आपका फॉल्स हो जाए एक तरह से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर काम एक्ट के थ्रू ही हो। ऑर्डिनेंस भी एक तरह से कानून है, ऑर्डिनेंस एक एक्ट है, वह जो है संविधान के दायरे में दिया गया चीज है। संविधान आपका जो है वो संसद से बना हुआ है, संविधान सभा ने उसको पारित कर रखा है। तो उसको बनाया हुआ प्रावधान जो है, उसी के अंदर में अगर कोई आप बायलॉज लाते हैं, ऑर्डिनेंस लाते हैं, कोई रूल लाते हैं, कोई रेगुलेशन लाते हैं या कोई ऑर्डर पास होता है, तो वो एक तरह से कानून की मान्यता मानी जाती है, कानून का शक्ल माना जाता है उसको, बशर्ते वो संविधान के दायरे में हो। अभी जो है कॉलेजियम जो है वो संविधान के दायरे में नहीं है, वो संविधान के बाहर का ऑर्डर है। इसीलिए कॉलेजियम को हम मानते हैं कि ये तो भी है। लेकिन जो आपका आरक्षण है वो आर्टिकल 15(4) और 16(4) में कहता है SC ST OBC को जो है वो सीधा कहता है कि जिनका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो अगर OBC का 52% संख्या नहीं किसी विभाग में, तो वहाँ 52% देने के लिए 27% लागू करे। जहाँ SC ST का 15% डिपार्टमेंट में नहीं पूरा हुआ है, ये तो गिनती की चीज है ना, गिनती सरकार के है वो सर, जो इसका DOPT जो है उसके पास सारा डाटा अवेलेबल है कि कौन सा विभाग में कितने SC, कितने ST, कितने OBC हैं। तो ये डाटा के आधार पर ये निकालें कि भाई इसकी कमी है। वहाँ कहता है ना कि हमें एडुकेट प्रेजेंटेशन देना है, जब तक रिजर्वेशन देना है, जब तक कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो
नॉट जी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। जी जब जी तक हमारा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक आरक्षण चलेगा। जी तो जी ये इनके पास सारा आंकड़ा है, तो संविधान के दायरे में ये बात है, तो इसको चाहे आप कानून बना के दीजिए, एक्ट बना के दीजिए, ऑर्डिनेंस ला के दीजिए, ये कोई मतलब नहीं इससे। इसका सिर्फ मतलब है कि आपको संविधान के दायरे में देना है, कैसे जी देना जी है ये सरकार के ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं बादिश है कि आप जी इसी तरह से एक्ट ला करके देंगे। अगर एक्ट की बात आप करेंगे तो सीबीआई जो आपका बेकार हो जाएगा, वो तो एक कानूनी संस्था बन जाएगी। जी 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 बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे आशा है कि हमारे दर्शक के जो सवाल थे उनकी संतुष्टि हुई होगी। तो मैं एक सवाल मेरा सर मेरे मन में खटकता है कि जो ये जो हमारा जो आरक्षण है और पिछड़े वर्गों का जो एटीट्यूड है, तो क्या इन पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपने उन इस आरक्षण के द्वारा होने वाले फायदे को समझा और उनका उस पिछड़े वर्ग की कहीं अज्ञानता भी कहीं न कहीं इसके लिए दोषी दिखाई दे रही है, जैसा मेरा मानना है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग भी इस मामले से अनभिज्ञ और अज्ञानी बने हुए हैं कि हाँ हमें हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिली हुई है और वो हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? कुछ-कुछ हालाँकि कुछ-कुछ ओबीसी के लोग जो है जागरूक दिखाई देते हैं, तो क्या बहुसंख्यक ओबीसी क्या मेरे भी कंसेप्ट यही है क्या आप भी वही सोचते हैं कि ओबीसी अज्ञानता में जी रहा है अभी भी? जी। हाँ, देखिए ऐसा है कि 10वीं 12वीं तक तो स्कूल आपको हर ग्राम पंचायत में मिल जाएगा, जी, जी। लेकिन कॉलेज आपको जाने के लिए कई शहर जाने पड़ेंगे। जी, तो जी। हमारे जो ओबीसी समाज के लोग हैं या एससी एसटी के लोग समाज के लोग हैं, अभी जी, इनके पास इतने साधन नहीं है कि वो घर से दूर भेजकर बच्चों को पढ़ा सकें। उनको जी, आने जाने में भी आज 100 रुपया भाड़ा लगता है आने जाने में, बस से जी, जाएं या कोई और ऑटो से जाएं। तो इतना जी, खर्च करके फिर उनकी फीस भी कॉलेजों की होने लगी है। फिर वहाँ जी, सीट लिमिट होते हैं तो एडमिशन भी लिमिटेड होते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के जो है अभी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो अभी शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जी, क्योंकि जी, उनके जी। पास संसाधन की कमी है, जागरूकता की कमी है। और दूसरी जी, बात है कि सोचते हैं कि अगर ये पूरी तरह नहीं पढ़ पाए तो फिर हमारा बेकार हो जाएगा, कुछ काम के लायक भी नहीं रहेगा। फिर जी, उनके जी, घर में कमी होती है तो वो अपने बच्चों को काम में लगा देते हैं कि कुछ कमाई कर लो। तो जी, फिर वो जी, पढ़ाई लिखाई का वो फिर उनको काम धंधे में लगा करके उससे अर्जन करने लग जाते हैं। तो जी, जी, इस वजह से क्या होता है कि ओबीसी एससी एसटी में अभी ऊंची शिक्षा की कमी है। ये जी, जी, आरक्षण का मसला आता है 12वीं के बाद। जी, जी, कॉलेज के एडमिशन में आता है, इंजीनियरिंग में जी, आता है, मेडिकल में आता है, नौकरियों में आता है। तो जी, इंजीनियरिंग करने के लिए 12वीं आपको होना चाहिए साइंस से, या जी, आपको नौकरी ग्रेजुएट होना पड़ेगा आपको आईएएस आईपीएस और पीसीएस करने के लिए या कोई बैंकिंग की सर्विसेज के लिए। तो वहां तक जी, अभी ओबीसी बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जी, थोड़ा जी, बहुत पहुंच रहे हैं, उनमें अवेयरनेस अब आ रहा है। तो एक जी, तो जी, इनके पास 52% लोगों को एजुकेशन मिली नहीं है। अगर 52% को एजुकेशन मिलता, अवेयरनेस होता, तो जी, आरक्षण का अब पता चलता उनको कि मुझे आरक्षण की वजह से पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा है, या पढ़ लिया तो नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो जो जी, बच्चे ओबीसी एसटी के ये समस्या को फेस कर रहे हैं तो वो तो आ रहे हैं सामने, उनमें जी, जागृति है, वो आंदोलन कर रहे हैं। जी, लेकिन जी, जो अभी किसान मजदूर वर्ग के लोग हैं जो बच्चों को अभी नहीं पढ़ा पाए हैं, वो सिर्फ मिडिल स्कूल से निकल गए या हाई स्कूल से निकल गए, तो उन्हें अभी जी, इसके बारे में पता नहीं कि आरक्षण होता क्या है, ये लागू कैसे होता है, इसकी जरूरत कब होती है। तो जी, इस जी, वजह से वो लोग इससे अनभिज्ञ हैं और वो इन आंदोलन में आ नहीं पाते हैं, इससे जुड़ नहीं पाते हैं। उनसे कहा जी, भी जाता है तो कहते हैं मुझे इससे क्या लाभ है। तो जो जी, समाज के प्रमुख होते हैं जिनको जानकारी है, उनको जी, जी, बताना पड़ेगा कि आरक्षण का मतलब क्या है। जैसे मंडल कमीशन की बात लीजिए, तो वो जी, जी, कहते हैं कि आरक्षण का मतलब सिर्फ एडमिशन या नौकरी तक ही नहीं है। जी, जी, अगर जी, कोई पिछड़ा वर्ग जैसे एससी एसटी ओबीसी है, जी, उनको ठेकेदारी भी ग्राम पंचायत का मिलना है तो ठेकेदारी में भी उनको आरक्षण मिलनी चाहिए। अगर जी, कोई तरह की बैंक की सुविधा देना है, बैंक का लोन अगर 100 आदमी को देना है, तो 100 आदमी में 15 एससी, 7.5 एसटी और 27% लोन जो है ओबीसी को मिलना चाहिए। ये बात जी, नहीं जी, पता हमारे लोगों को। और जी, कोई जी। अगर पता भी है लेने जाते हैं तो उनको दिया नहीं जाता है। तो जो अधिकारी हमारे जितने बैठा हुआ है वहाँ प्रावधान हैं वो, जी, जी, जो अधिकारी वहाँ पर बैठा हुआ हाँ, है उस काम के लिए वो उससे कुंडली मार के बैठा हुआ है। जी, जी, जी,
और कई अपने लोग भी अगर वहां बैठे हुए हैं तो उन्हें भी ये चीज नहीं पता है, वो ये चीज नहीं कर पा रहे हैं कि अपने लोगों को इसकी दिलाने में सहूलियत करें, उनको मदद करें। अभी आप स्किल इंडिया की बात लीजिए, जो मंत्रालय में बैठे हुए लोग हैं वो उन्हीं सवर्ण समाज के लोग हैं। वो जी अपने लोगों को एक कोई ना कोई एक संस्था उनको रजिस्टर करवा दिया है, उनके जी नाम से वो स्किल इंडिया का काम दे दिया है, बैठे उनको चेक आ रहा है, लाखों कमा रहे हैं, उनको जी थमा दिया है कि आप SC ST OBC के बच्चे को पकड़ लो, इनको स्किल जी इंडिया पर ले लो कि मैं इनको ये सिखा रहा हूँ, वो सिखा रहा हूँ, उनका खाली जाति प्रमाण जमा कराओ और उनके जी फीस वो मंत्रालय उनको भेज रहे हैं। तो वो लोग अपने लोगों को इस तरह से मदद कर रहे हैं। अभी कोचिंग की व्यवस्था है कि अगर कोई SC ST OBC के बच्चा कोचिंग करना चाहे तो उनको सरकार जो है 50,000 से लाख रुपए तक जो है कोचिंग की फीस देती है। अब ये उन्हीं के कोचिंग वाले हैं जो रजिस्ट्रेशन करा करके मंत्रालय से अपना एफिलिएशन करा लिए हैं, और ये लोग जी जो है बच्चों में अपना स्कूलों में बांट दें फार्म कि आप हमारे पास आओ, कोचिंग करो फ्री में, और इनसे सर्टिफिकेट लेकर के वो जमा करा देते हैं कोचिंग वाले अपना जाके मंत्रालय में या उस विभाग में, वहां से वो जी पैसा लेते हैं। हमारे लोगों को पता ही नहीं कि इस तरह की व्यवस्था भी है। तो वो जी लोग जी देखिए किस तरह से अपने लोगों को जानकारी देते हैं, उनको मदद करते हैं। लेकिन हमारे जी जो मंत्री बैठे हैं या ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, तो उनको ये सब चीज जानते हुए भी अपने लोगों जी को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं कि तुम भी इस तरह से कर सकते हो, ये करो। ये सारी चीजें हैं कि आरक्षण का जी दायरा बहुत बड़ा है। वो सिर्फ जी आपको सेवाओं में ही नहीं है, उसका जी जी भागीदारी आपको सिर्फ विधायिका में ही नहीं है, शासन जी में ही नहीं है, न्यायपालिका में नहीं, उनकी भागीदारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर जी क्षेत्र में आपकी भागीदारी होनी चाहिए उसकी। ये है जी जी आरक्षण का मतलब। जी, जैसे एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ जो इसी से जुड़ा हुआ, इनकी अज्ञानता से जुड़ा हुआ सवाल है सर। जैसे कुछ वर्ग के लोग जो है इनको आपकी समझाते हैं यार। आवाज जी, 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 आपकी आप आवाज जी, आवाज क्लिक कर रही है आपकी। जी, जी। अब कैसी है सर? आवाज थोड़ी ठीक कर लीजिए। अब कैसी है सर? आवाज़ कैसी है सर? हाँ, अब थोड़ी ठीक है। जी, अब जैसे ठीक है, एक सवाल जो है अब खड़ा बिल्कुल करते सही हैं। है। जी, जी, एक सवाल खड़ा करते हैं लोग, कुछ वर्ग के लोग जो है इन पिछड़े वर्ग के लोगों को समझाते हैं, अरे ये तो बैसाखी है, बैसाखी सारे कब तक जियोगे? और आरक्षण तो जो है हम्म, वो गरीब लोगों को मिलना चाहिए, और ये जो ज़रूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, और ये बैसाखी है, बैसाखी के सारे कब तक जियोगे? दूसरा वही ये कहते हैं जो है, अरे ये खैरात है, इसको कहाँ से लियो जाओगे? ये बिना मतलब का फ्री का प्रोपेगेंडा है, ये राजनीति है। और वही बात जो है सुन करके ये ओबीसी के लोग भी इसी बात बोलने लगते हैं। अनपढ़ ही नहीं, पढ़े लिखे प्रोफेसरों लोगों को भी मैंने ये इस बात को कहते हुए सुना, बैसाखी के सारे कब तक जियोगे? ये गरीबी मिटाने का साधन है, ये गरीब आदमी को मिलना चाहिए। तो लगता है मुझे उन ऐसे लोगों को भी ये जानकारी नहीं, यानी जैसा वो लोग समझा देते हैं ऐसा ये लोग समझ लेते हैं। उनका काम है समझाना, इनका काम है समझ लेना। तो ये लोग जो है इस बात को अपना दिमाग अप्लाई नहीं करते, कहीं इस वजह से भी तो ये प्रॉब्लम है कि इनको भी इस बात को समझना चाहिए भाई जो है ये बात कह रहा है क्या, इसका वास्तव सही वास्तविक अर्थ जो है ये है कि जो है हमारा ये हिस्सेदारी है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये नौकरी नहीं है, बेकारी नहीं है, और ये कोई भीख नहीं है। ये एक केवल एक हिस्सेदारी है जो इस देश की धन धरती में रोजी रोजगार में हिस्सेदारी का मामला है। तो इस तरह से भी ओबीसी के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, ये लोग बरगलाने में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उनको लोगों को क्या करना चाहिए? उनको वो लोग शिक्षित हो, उसके लिए कोई दिशा निर्देश मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत ही व्यवहारिक बात बताई है। और जो जी, जी। आजकल असली प्रॉब्लम यही है, जो जी, लोग जी। कहते हैं खैरात है, जी। वो ही लोग 10% आरक्षण ले लिया है। जी, जी। अगर ये खैरात होता तो वो क्यों लिया, आप ये सोचिए। अब जी। हमारे लोगों को समझना चाहिए कि अगर ये भीख वाली चीज है, बैसाखी है, तो वो भी 10% लिया या नहीं लिया, सोचिए आप क्यों जी, लिया जी। है। जी, जी, आप जी, हाँ। इतने दिमाग का होता तो आप यही समझ लेते कि वो आदमी वही खैरात लेने के लिए मर रहा था, और जी, दो जी। और उसके 48 घंटे में पास भी हो गए। आपके तो पास होने में 70 साल लगे तो भी नहीं जी। मिल पाया, और जी, उसके जी, जी। हर जगह लागू हो गया 10%। पचास हुँ। परसेंट तो पूरा खरीद रहा था, ये अलग से 10% क्या लेने का तुक है। तो आप तो देखिए उसमें क्या भेद है। दूसरी बात आप जो बताई इसमें कि हमारे पढ़े लिखे लोगों
तो मैं इनको समझाना चाहता हूँ कि अभी कानपुर में जो है कोरोना के टाइम में एक डॉक्टर आरती कोई इस तरह के नाम की डॉक्टर थी। वो डॉक्टर कहती है कि कोरोना में कोई मुसलमान दलित आए तो इसको जहर का सुई दे के मार दो। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, है ना। जी, अच्छा, अब कल आप चले जाइए, पेशेंट तो आपकी मौत तो पक्की है, क्योंकि वहां आपके ऐसी मानसिकता के डॉक्टर हैं जो आपको देखना नहीं चाह रहे हैं। कल आपको इंजेक्शन वो दे देगा जहर का, कहेगा कोरोना से मर गया, तो क्या कर लोगे आप। तो आपका डॉक्टर जरूरी है वहां। अगर आपका डॉक्टर नहीं होगा तो आपका जान कब चला जाएगा कुछ नहीं कह सकते। आपका इलाज हो रहा है कि आपकी जान ली जा रही है, ये आप सोचने वाली बात है। अब कोई जो स्कूल में प्रोफेसर है या टीचर है वो छुआछूत करेगा तो बच्चे को पढ़ाएगा नहीं। आपके बच्चे छुआछूत की वजह से उससे पढ़ नहीं पाएगा, तो आपकी शिक्षा तो रही आपकी। अभी देखा गया कि जहां पर आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी टीचर थे, एससी समाज के शिक्षक थे, ओबीसी समाज के शिक्षक थे, उन बच्चों का रिजल्ट बहुत आगे हो गया, बहुत बढ़ने लग गया। जब तक वहां पर समाज के शिक्षक थे तो उनका रिजल्ट बहुत जीरो था, वहां हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हो रहे थे। तो ये फर्क पड़ता है। आपके प्रतिनिधि का फर्क ये पड़ेगा कि आपके शिक्षक होंगे तो वो आपके बच्चे का भेदभाव नहीं करेगा, उनका छुआछूत नहीं होगा, वो अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व होंगे और वो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। मैं पहले कहा जीडीपी जो 10% हम पहुंचाते तो पहुंचा, उसमें शिक्षा का भी था, उसमें स्वास्थ्य का भी था, उसमें आपके नौकरी का भी था। तो जहां जहां आपकी भागीदारी बढ़ेगी वैसे देश की तरक्की होगी। जिस दिन आपकी भागीदारी खत्म हो जाएगी, 10% लोगों से देश नहीं चलता है। 90% लोगों को अनपढ़, बेवकूफ, गंवार करके आप देश की तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके प्रोफेसर होंगे तो वो आपको पीएचडी भी कराएंगे, आपको एमए बीएड भी कराएंगे, आपको टीचर प्रोफेसर बनाएंगे। अगर वो सवर्ण समाज के होगा तो आपको तो पीएचडी में लेक्चर से फेल करके घर भेजा देगा, आपका तो आप कर देगा, फिर आप घर में काम जाके करिए खेती बाड़ी। तो ये सारी चीजें, आपके इंजीनियर नहीं होंगे तो वो आपके जो है काम नहीं बनेंगे, वो उल्टी सीधी पुल बनाएंगे, गिरेंगे, कह देगा दैट इज एक कौन कहेगा उसको वो। और आप बनाओगे तो कहेगा तुम्हारे में मेरिट नहीं था, लेकिन उसके बनाए पुल गिर जाए तो ये भगवान की मर्जी हो जाती है। तो आपको किस तरह हतोत्साहित करते हैं, आपको किस तरह से करते हैं, इन चीजों को समझना पड़ेगा हमारे लोगों को। देखिए, भेड़िया नहीं होता। आप अपनी रक्षा की जिम्मेदारी भेड़ियों को नहीं दे सकते, वो तो आप उसके चारा हैं, आपको तो किसी न किसी आपको तो खाएगा वो। तो हमें ये चीज पहचानना पड़ेगा कि मेरा कौन है। भेड़िया को नहीं शिकार करेगा। आपके लोग चाहे जितने भी खराब निकल शिकार नहीं करेगा, लेकिन आप अपने शिकारी के हाथ में सब कुछ देंगे तो आपका शिकार तो करेगा। तो आज बहुत जटिल समस्या है देश में कि क्या पता कि आपके डॉक्टर नहीं है तो आपका इलाज में जहर की सुई तो नहीं दी जा रही है, आपका इलाज में गलत दवाई तो नहीं जा रही है। आज जो इतनी दवाइयां लिखी जा रही है वही डॉक्टर होते हैं, इतने टेस्ट लिखे जा रहे हैं। क्यों? जानते हैं ये लोग कमाऊ आदमी है, बिल भरता रहेगा, जिंदगी भर अपना इलाज कराता रहेगा। आपको लटका दिया इलाज में, आप लटक के इलाज कराते रहो। हम आज देखे हैं जहां जहां बहुजन समाज के डॉक्टर हैं उनके टेस्ट बहुत कम होते हैं, उनकी दवाइयां बहुत सस्ती होती है, वो बहुत कम टेस्ट लिखते हैं, कम दवाइयां लिखती है। सरकारी हॉस्पिटल की दवाई लिख देते हैं, वो प्राइवेट बहुत कम लिखते हैं। वही आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, उसको सारी चीज लिख देगा, 1 का 10 लिख देगा आपको। तो ये फर्क पड़ेगा आपको। आपके लोग क्यों होना चाहिए, इस चीज को समझिए आप। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही। सब जैसे मान लो ये जो हमारे जो लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये बात लगती है कि जैसे इस जो आरक्षण से, इस रिप्रेजेंटेशन से, इस प्रतिनिधित्व के कानून से, इस प्रतिनिधित्व के जो है संवैधानिक प्रावधानों से जो नुकसान कुछ वर्ग का होने वाला था, क्योंकि जब ये SC ST OBC का प्रतिनिधित्व जो है शासन प्रशासन में बढ़ता तो कमी जाहिर सी बात है उन लोगों की आती। जैसे आजकल भी जो 10% आया तो 10%
जो गया है शासन प्रशासन में बैकवर्ड का आदमी, तो जो है उससे जो है एक उनको लगा भाई 10% हमारी जगह होती है लोग, तो उन्होंने उसका नुकसान जो है अपनी समाज को होने वाला नुकसान तो उन्होंने समझ लिया, मगर क्या ऐसा ओबीसी के लोगों ने अपना समझा कि इससे हमारा क्या फायदा होने वाला था? ओबीसी के लोगों को इस बात की समझ आई कि नहीं आई कि इससे इस रिप्रेजेंटेशन के अधिकार से, इस प्रावधान से क्या एससी एसटी ओबीसी का फायदा होने वाला था, जो यानी जो बेनिफिशियरी है, जो लाभ लेने वाला है ओबीसी वर्ग जो है, इसको अभी भी तरह से नहीं समझ पा रहा है कि ये वास्तव में जो है हमारे लिए फायदे की चीज है। अभी भी बहुत सारे लोग जो है इस बात से अनभिज्ञ हैं, उन्हीं की बातों में विश्वास करते हैं कि जो है ये जो आरक्षण है जो है ये पैसा की है, या आपने इस बात को क्लियर कर ही दिया है, लोगों के दिमाग में ये बात बनी हुई रहती। सर जो है यहाँ पर जो है एक और मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जैसे ये पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, तो जो है विभिन्न छोटे मोटे संगठन बनाए हुए हैं, है ना, और ऐसे छोटे छोटे संगठनों में उठा करके अपनी ऊर्जा को खनाए हुए, कोई किसी का पिछलग्गू बना हुआ है, कोई किसी का पिछलग्गू बना हुआ है, और जाकर के कहीं क्या ऐसा हो सकता है कि वो संगठित होकर के जो है ऐसा कर ले, ऐसा मेरा मानना है। क्या बस आखिर में मैं इसका निष्कर्ष ही मैं जानना चाहता हूँ कि पिछड़े वर्ग के लोग अपना हक अधिकार लेने के लिए संविधान में बने प्रावधान को हासिल करने के लिए क्या करना होगा, आखिर इस पे हम लोग जो है कंसंट्रेट करना चाहते हैं। हाँ, अभी आपने जो बात रखी और कुछ निष्कर्ष के बारे में भी करेंगे, तो देखिए एक बात और जो आप कह रहे थे कि वो लोग अपना नुकसान समझ रहे हैं, लेकिन ओबीसी एससी एसटी के लोग अपना नुकसान नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। अब उसका नुकसान क्या है? अगर कोई आदमी 3% जनसंख्या है और वो 70% पर काबिज है, तो उसको तो 3% सीट चाहिए था ना, तो वो बाकी जो फालतू में 57 पर आपका परसेंट सीट लिए है, तो वो तो जबरन कब्जा, वो तरह से कब्जा है ना। अगर मान लीजिए कि आपके प्लॉट के बगल में कोई दूसरा आदमी आपका आधा खेत अपने कब्जे में कर ले, हक्का नापी करवाएं, पता चले कि आपका जमीन जो कम रहा था पड़ोसी के बगल में जो है वो दबा हुआ उतना जमीन, तो क्या करोगे? लोगे दोगे? लेना चाहिए, हमको उसका अधिकार लेना चाहिए। तो आप मैं इन्हीं की भाषा में समझाता हूँ, जो हमारे किसान मजदूर भाई हैं, देहात के लोग हैं, ओबीसी के लोग, कि अगर उनका प्लॉट कम रहा है नापी में, जी 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 सर, आवाज बंद हो गई, लगता है कनेक्शन जो है कुछ कमजोर है। हाँ जी जी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका प्लॉट पड़ोसी में निकलेगा तो फिर आप नाप से लोगे ना। तो आपका 52% हिस्सेदारी है, और वो 52% में से जो है 57% वो ब्राह्मणों ने आपका कब्जा कर रखा है। तो वहां से हम लेंगे कि नहीं लेंगे? हम कहेंगे भाई 3% तुम्हारा हिस्सा है, तुम 3% ले लो, सवर्ण 10% है तो 10% तुम ले लो, बाकी 90% हमारा हिस्सा है, तो हमें छोड़ दो 90%, इसमें क्या दिक्कत है भाई? तो एक तो कहो कि हम तुम्हारा भी कब्जा कर लें, नापने के बाद हमारा निकल रहा है तो नहीं दोगे, तो इससे बड़ा गुंडागर्दी या शैतानी या बदमाशी और क्या हो सकती है? तुम संविधान ना मानो, कानून नहीं मानो, तो फिर देश कैसे चलेगा? संविधान से चलेगा या कानून से चलेगा या उनकी मनमर्जी से चलेगा? तो हमारे ओबीसी को समझना पड़ेगा, जो कानून आप मान रहे हैं वही कानून उनके लिए है। तो वो कानून कहता है कि एससी एसटी ओबीसी का जो है 80% हिस्सा, अभी 75% हिस्सा जो है वो सवर्ण कब्जा किए हुए है। वो कब्जा आप लो, उसके लिए कमेटी बनी है, कमीशन बना है, उसने रिकमेंडेशन दिया, उसने पास किया है, कोर्ट का ऑर्डर आया है। उसके बाद अगर वो ना छोड़ता है तो भाई अपना हकदारी लेने के लिए तो आपको तो खड़ा होना पड़ेगा, मैदान में तो आना ही पड़ेगा। कैसे छोड़ दोगे? तो वो एक वही बात है, ये जो आपका प्लॉट है जो कब्जा कर रखा है पड़ोसी आपका, आपको नाप में निकल गया, अमीन ने निकाल दिया है और आप नहीं लो, उनका क्या गलती भाई? आप अगर डरते रहो फिर तो कोई तो मारी तो करेगा ही करेगा। और एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी एक केस और आया है हॉस्पिटल का, वहीं कानपुर का, कि जितने भी बच्चे अभी जन्म लिए हैं तो उसमें जो मुस्लिम समाज के बच्चे डिलीवरी हुए हैं और दलित वर्ग के, उनमें से सैकड़ों बच्चों जो है उनका डिलीवरी में ही मार दिया गया है। अभी एक न्यूज मैंने देखा था। तो ये है, अब वो डॉक्टर आपका नहीं है,
तो आपका डिलीवरी पेशेंट को भी नुकसान पहुंचाएगा, आपके जो जन्म लेने बच्चे को वही मार दिया जाएगा। जी तो जी, ये भयानक स्थिति में देश आ चुका है, आपको ये समझना पड़ेगा। आप ही जी जाइए, प्रोफेसर या जो आपके बन चुके हैं वो अफसर, उनको निकाला जा रहा है, उनको बेइज्जत करके निकाला जा रहा है, नहीं निकल पा रहा है तो उन पर हमला करवाया जा रहा है। कई जी यूनिवर्सिटी में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हनन बाबू जो ओबीसी आरक्षण के लड़ाई लड़े थे, उनको कल परसों जो है वहाँ बॉम्बे में अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों भाई, तो तुमने ये आवाज क्यों उठाई? तो जी आपके लिए कोई आवाज उठाएगा तो उसको कुछ और नाम से उठा लेगा और कहेगा जेल में बंद कर देगा। तो आप कौन लड़ेगा? आप आगे नहीं आएंगे, तो साथ नहीं देंगे, इस तरह से वो लोग टारगेट करेंगे आपके बोलने वाले को, तो पीछे करेंगे, आप अपने हक से वंचित रहोगे। तो हमें ओबीसी को अपने हक को जानना पड़ेगा और हक को लेने के लिए भी आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर बैठे कोई देगा। बीपी सिंह ने लागू कर दिया, बीपी सिंह जी के बचाव में कितने SC ST OBC आगे आए? कोई नहीं आया, उनके भी आए। तो आज मैं कहता हूँ मोदी आपके लिए लागू भी कर देगा 27%, तो मोदी जी की रक्षा करने में आप कितने लोग आओगे? जी जी, मैं मोदी जी को नहीं देता हूँ, मैं मोदी जी को भी पूरा दोष नहीं देता हूँ। अगर मोदी जी आपका आरक्षण लागू कर दे, कल देश में हंगामा हो जाए, तो इसको बचाने के लिए, मोदी जी को बचाने के लिए आप में से कितने लोग आएंगे रोड पर उनको जय जयकार करने के लिए? बताइए। तो शासन भी यही सवाल है जी, बहुत बड़ा अहम सवाल है ये कि ओबीसी के अंदर अवेयरनेस लाने की परम आवश्यकता है, उनको सोचना चाहिए। जी जी, इस बात को देखने के लिए। जी जी, प्लीज कंटिन्यू सर। जी हाँ, तो ओबीसी को अपने हक के लिए जब तक नहीं आएंगे, देखिए रोता हुआ जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती उसको। तो जब आप रोड पर आएंगे, जब आप प्रदर्शन करेंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे, तो शासक डरेगा, शासन डरेगा, फिर व्यवस्था करेगा, और करेगा ही नहीं, कोर्ट से भी करवाएगा, कोर्ट से भी डलवाएगा। आपकी जो है, जब ये चीज लागू हुआ था तो आपके मंत्री थे, आपके जब जागरूकता हुई तो इंदिरा साहनी केस में जो है सरकार के में कुछ लोग आपके फेवरेबल थे, सीताराम केसरी जी, उन्होंने केस को आपके हिसाब से लड़वाया। उन्होंने, लालू जी थे, उन्होंने राम जेठमलानी जी को वकील लगा करके केस लड़े, तो लालू जी ने पैरवी करके उस केस में डिग्री करवाए। तो यही होता है कि सत्ता आपके साथ होती है, लोग आपके साथ होते हैं, तो फिर कोर्ट भी देता है आपके फेवर में फैसला, वो भी करने को बाध्य होता है। अगर आप उसके नजर में दिखेंगे नहीं तो वो भी आपके खिलाफ बात करेगा। जी जी जी, ये बात बिल्कुल आपकी सही है सर। जो है यहाँ पे एक जाते जाते एक सवाल का उत्तर और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या एक गाइडलाइन आप हमारे दर्शकों को दीजिए, बैकवर्ड क्लास के लोगों को दीजिए, तो ये जो है किस तरह से जो है ना लामबंद होने की आवश्यकता है? देखिए, सारे समाज जो है ओबीसी में, वो अपनी जाति को भूल जाएं, एक दूसरे की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। हमारे बीच में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। ओबीसी की जातियां जैसी हैं, उनके पेशा अलग है, बाकी उनके रहन सहन खान पान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो सारे इकट्ठे होकर जमात बनाएं, जमात बन करके वो अपनी सारे प्रावधानों को देखें कि हमारे कितना डाटा अवेलेबल है। आप सरकारी डाटा निकालिए कि हमारे कितना प्रोफेसर हैं, कितना डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने मंत्री हैं। नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है? सरकार के सामने आवाज उठाइए, जो भी मंत्री आए उनका घेराव करिए, अपने लोगों को, जो मंत्री बैठे हैं उनको बुलवाइए कि आप बोलो, नहीं बोलोगे तो आप गद्दी छोड़ो, हम यहाँ बाई इलेक्शन चाहते हैं। तो उनको हटाने का आप दबाव डालिए, तो फिर वो मुखर होंगे, वो बात करेंगे, वो उस तरह की आवाज आपके उठाएंगे। और जब आपकी ये भेदभाव खत्म होगा आपस में, जब एक जमात बनेंगे, सामाजिक सत्ता तैयार होगी। कहता है कि राजनीतिक सत्ता के पीछे सामाजिक सत्ता होती है। तो जब सामाजिक सत्ता जिस दिन होगी, उस दिन कोई भी राजनीतिक सत्ता आपसे डरेगा, आपकी बात मानेगा और आपके लिए वो काम करने को बाध्य होगा। तो इस तरह की बातें को लेना पड़ेगा। और एक बात, ओबीसी समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि वो किसी ऐसे प्रदर्शनों में भाग ना लें जो हमारे लिए नहीं हो। अब जैसे मंदिर आंदोलन है, कांवड़ यात्रा है, कोई धार्मिक आयोजन है, वो आपके खिलाफ है, वो आपको खत्म करने की एक साजिश है। वही चीज है जो आपको लिए बेकार है। जब तक ये संविधान लागू नहीं हुआ था इन चीजों का अधिकार नहीं था आपको।
संविधान लागू हुआ तो वो आपको दे दिया गया, कानून को वो पकड़ लिया उल्टा। तो आपको संविधान पकड़ना था तो आप संविधान नहीं पकड़ के आप उन्हीं गलत रीति रिवाजों में फंस गए जो आपके लिए नहीं था कल को, और वही चीज आप अपना लिए। तो हमारे लोगों को इसे अंधभक्ति से, अंधज्ञान से, जो है विश्वास से निकलना पड़ेगा, और निकल करके वो अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए जागरूकता का काम करना है, शिक्षा का काम करना है, स्वास्थ्य का काम करना है, रोजगार का काम करना है। तो इन सभी दिशाओं में इकट्ठा हो करके वो मांग करें। बहुत सारी, आप देखिए वृद्धा पेंशन योजना होता है, या आपको जो है राशन मिलता है, सवर्णों के सब मिल जाएंगे, लेकिन आपके लोगों को ना वृद्धा पेंशन मिल रहा है, ना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, ना तो राशन मिलता है। लेकिन सवर्णों के सबके कार्ड बने हुए हैं, उनको सारा चीज मिल जाता है, वो लड़के भी ले लेता है। आप लड़के नहीं ले पाते हैं तो आपका हिस्सा चोरी जा रहा है, आपका हिस्सा लूट रहा है। जी जी जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात बताई। जो बातें आज हमारे दर्शकों को मालूम नहीं थी, हमें मालूम नहीं थी, वो भी आज आपने बताई। अब हम, क्योंकि समय की एक सीमा है, और साथियों AIBCA टीवी की जो आज लास्ट में एक बता दूं कि कानून और जो कोर्ट का फैसला है, मंडल कमीशन जो है वो देश के लिए लागू है। 50% आरक्षण जो है देश पर लागू है, वो राज्यों पर बाध्य नहीं है, क्योंकि हर राज्यों की जो है SC ST OBC की जनसंख्या अलग अलग है। नॉर्थ ईस्ट में जो जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति, उसकी जनसंख्या 80% है, तो वहां तो 80% आरक्षण है वहां पर। तो इसलिए ये कहना कि 50% है तो वो झारखंड के लिए लागू नहीं है। बिहार में OBC जो है 33% बिहार में मिला हुआ OBC को, क्योंकि वहाँ 17% शेड्यूल कास्ट है, बिहार में SC है ही नहीं, तो बाकी वो 33% दे दिया, क्योंकि 27 से ज्यादा है दे दिया उसको, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर SC ST तीनों है वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। तो OBC को न्यूनतम 27 देना पड़ेगा हर जगह, और अगर वहाँ 27 के बाद भी सीट बचती है तो भी देना है। तमिलनाडु में 27 से ऊपर मिला हुआ है, बिहार में 27 से ऊपर मिला हुआ है, और कई राज्य हैं जहाँ पर कर्नाटक में 27 से ऊंचा मिला हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं, कमीशन सिर्फ केंद्र के लिए है, राज्यों को छूट है कि 50% से जाए ऊपर, और अपनी जो लागू किए हैं उसके तर्क संगत आप वहां पर साक्ष्य दें, आंकड़े दें, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। जी जी जी, एक बात, बहुत अच्छी बात बताई आपने। यहाँ में ये बहुत अच्छा ज्ञान हमें मिला है इस बात से कि जो ये राज्यों का बंदिश नहीं है, तो क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर जिस स्टेट में हैं, तो बैकवर्ड क्लास के जो चीफ मिनिस्टर है, चाहे तो वो अपने राज्य में व्यवस्था बना करके उनको उनकी आबादी के हिसाब से दे सकती हैं, मगर उस चीफ मिनिस्टर के पास वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वहाँ की जनता में दम होना चाहिए। तो यदि वो चाहें तो दे सकते हैं। इसका मतलब ये रास्ता साफ हो गया आपके इस कथनानुसार। एक बात ऐड करूंगा मैं इसमें कि केंद्र में तो लागू हुआ जाकर के आपको 90 में BP सिंह के थ्रू, बिहार में कर्पूरी ठाकुर जो है 1977 में लागू कर दिए थे। तमिलनाडु में तो आपको जो है वो तो आजादी से पहले से लागू है वहां पर। तो ये देखिए कि आरक्षण जो है राज्यों में तो केंद्र से पहले लागू हो गया, वहां पर कौन सा कानून था भाई, वहां तो अपना कानून उन्होंने बनाया तभी तो लागू किया, वहां तो कोई मंडल का या इंदिरा साहनी केस तो था नहीं उनके पास। इसीलिए ये राज्य और केंद्र को मत जोड़िए, ये दोनों अलग चीज है, दोनों का शासन अलग है, दोनों की व्यवस्था अलग है। नेहरू ने कालकर कमेटी के बाद कह दिया था कि इसको मैं लागू नहीं कर रहा हूं, लेकिन राज्य चाहें तो अपने हिसाब से अपने राज्य में वो आरक्षण लागू कर सकते हैं OBC का। ये उन्होंने 25 जून 1961 को एक चिट्ठी भेजी थी चीफ मिनिस्टर को अपनी हैंड राइटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो इसलिए ये ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जो यहाँ लागू है वही लागू होगा वहां पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो है साथियों, AIBCA टीवी पर जो डिबेट चल रही है, आप इसको जो है लाइक करिए, शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए, अपने सुझाव हमको दीजिए, और जो इसमें कुछ और बातें ऐड करना चाहते हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जो आपके जो सवाल हो गए, हमारे इस स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं। और मैं ये आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता हूँ। यदि आपको कोई सवाल होंगे तो आप जो है हमारे इस नंबर पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सअप करके बता देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता आदरणीय
राजेंद्र साहू सर का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बहुत कीमती समय देकर हमारे दर्शकों को जो है ज्ञानवर्धन किया और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ओबीसी के लोग इस बात को सुनकर जागरूक होंगे और अपना हक अधिकार लेने के लिए जरूर संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। जय भीम, जय भारत। जय भारत।